हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि के कंप्यूटर के बुक का, ठीक है, जिसमें इसका पहला पार्ट हो चुका है, पार्ट 1। और वो जो है चैनल पेज पर आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देख सकें, तो कंप्यूटर एक परिचय देख चुके हैं। कंप्यूटर का इतिहास पहले पार्ट में हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है कंप्यूटर के सिस्टम के घटक भी हो चुके हैं, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे पेज नंबर 30 से लेकर पेज नंबर 70 तक, 65 तक देखेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे बी पार्ट, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं वो सारे पार्ट 1 में हो चुका है, तो उसको भी देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में मिल पाएगा, और इसको भी एंड तक देखना। तो स्टोरेज डिवाइस ये एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। यह डाटा फाइलों और इनपुट निर्देशों को स्टोर करने, पोर्ट करने, निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। यह डिवाइस स्थायी यानी कि परमानेंट और अस्थायी यानी कि टेम्परोरी दोनों तरह से जानकारी को होल्ड और स्टोर कर सकता है। स्टोरेज डिवाइस के प्रकार की बात करें तो पहला होता है प्राथमिक या प्राइमरी या मुख्य यानी कि मेन मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी या फिर सहायक मेमोरी, ठीक है। अब प्राथमिक मेमोरी में दो प्रकार के होते हैं, स्थायी परमानेंट या फिर नॉन वोलाटाइल जिसको कहते हैं, और अस्थायी यानी कि टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और इसमें भी जो है टाइप्स होते हैं। नॉन स्थायी मेमोरी में आता है रोम, और रोम के प्रकार हैं पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इसके बारे में भी डिटेल में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम आता है उसमें, और उसमें दो प्रकार के आते हैं रैंडम एक्सेस में, कैश मेमोरी और एक रैम आता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के दो टाइप के होते हैं, एक डायनेमिक रैम होता है, एक स्टैटिक्स रैम होता है, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए स्थायी मेमोरी के, प्राइमरी मेमोरी के। अब दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट एक्सेस और क्रमानुसार एक्सेस, ठीक है। क्रमानुसार एक्सेस में मैग्नेटिक टेप आता है, और डायरेक्ट एक्सेस में जो है चुंबकीय डिस्क आता है। चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आता है, ठीक है। चुंबकीय डिस्क में 2 टाइप के हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसमें भी टाइप्स होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में जो है कम्पैक्ट डिस्क आता है, CDR, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आता है, DVD, CD-ROM होता है, CD-ROM होता है, और PT होता है यानी कि ब्लू रेड डिस्क होता है। ये ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार हो गए, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में भी 2 टाइप्स है, फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव होता है, और मेमोरी कार्ड जिसको चिप कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हार्ड डिस्क में टाइप्स होते हैं। हार्ड डिस्क में 3 टाइप के होते हैं, जिप डिस्क और डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क होता है। अब इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। ये जो होता है ये सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क होता है, यानी कि CPU से संपर्क होता है। तीव्र गति होती है इसकी, स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, और कीमत इसकी जो है अधिक होती है। विद्युत सप्लाई बंद होने पर स्टोर्ड डेटा समाप्त हो जाता है। सिलिकॉन चिप से बने IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। JS किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने जो है इसके IC का विकास किया था, ठीक है। अनेक छोटे भागों में विभाजित होता है। 8, 16, 32 और 64 बिट के वर्ड लेंथ की क्षमता होती है। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम इसके उदाहरण हैं। वर्तमान में CPU द्वारा प्रोसेस किए जा रहे डाटा को स्टोर करने में एक सक्षम होता है, और यह सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा तेज़ एवं महंगी होती है, ठीक है। इसके बाद स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में पहला देखते हैं रोम। रोम की बात करें तो इस स्थायी मेमोरी में संग्रहित डेटा और सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती, उन्हें एवं जो है इन्हें बदला भी नहीं जा सकता, इसे केवल पढ़ा जा सकता है। इसका पूर्ण नाम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पावर सप्लाई बंद होने पर भी इसमें सूचनाएं जो है बने रहने में सक्षम होती हैं। अब रोम के 3 टाइप्स हैं, तो उसमें पहला है पी रोम। पी रोम का पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यह विशेष प्रक्रिया से अनुकूल डेटा द्वारा प्रोग्राम्ड होता है। इसमें हजारों डायोड मौजूद होते हैं जो उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना को रिकॉर्ड करने में सक्षम होता है। इसके बाद दूसरा आता है EPROM, और ये जो होता है ये पराबैंगनी किरणों द्वारा जो है पुराने प्रोग्राम को
हटाकर यानी कि डिलीट कर नया प्रोग्राम स्टोर करने में सक्षम होता है। पावर सप्लाई की अनुपस्थिति में भी डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। इसके बाद तीसरा आता है EEPROM, और यह जो होता है ये उच्च विद्युत विभव द्वारा पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम स्टोर करने में सक्षम होता है। फ्लैश मेमोरी के रूप में अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, पेन ड्राइव जो होता है वो EEPROM होता है। फ्लैश मेमोरी में जो है रैम तथा रोम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बिट का होगा, डाटा हस्तांतरण की गति उतनी ही होगी। अतः किसी मशीन में वर्ड लेंथ बढ़ा देने पर गति बढ़ जाती है। इसकी तुलना सड़क से किया जा सकता है। सड़क जितनी चौड़ी होगी, गति उतनी अधिक होगी। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अस्थायी या वाष्पशील मेमोरी, जिसको इंग्लिश में वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो अस्थायी मेमोरी को मुख्य यानी कि मेन और वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल और प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। यह कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है और यह प्रोसेसर यानी कि CPU द्वारा सीधे एक्सेस होता है। यह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी फास्ट होता है। बिना प्राइमरी मेमोरी के जो है कंप्यूटर चल नहीं सकता। बिजली आपूर्ति यानी पावर सप्लाई बंद होने के बाद इसके अंदर जो स्टोर सभी डेटा इन्फॉर्मेशन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और इसकी जो है उदाहरण है रैम। ठीक है, रैम की बात करें तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का। ठीक है, और इसका अन्य नाम की बात करें तो मेन मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, अस्थायी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं रैम को। ये माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। CPU द्वारा इसमें संग्रहित सूचनाओं के क्रमानुसार रीड ना कर सीधे वांछित यानी कि रैंडमली रीड एक्सेस करना इनमें मेन काम होता है। सभी कैलकुलेशन इसी मेमोरी में संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक्स की बात करें तो इसका पूर्ण रूप है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रैम में डेटा स्थिर होना, इसे बार बार रीराइट या रिफ्रेश करते रहने की ज़रूरत नहीं है। वोलेटाइल मेमोरी की तरह ये प्रयोग किया जाता है। डायनेमिक की बात करें तो इसका पूर्ण रूप है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डायनेमिक का मतलब है चलायमान अर्थात हमेशा परिवर्तित होते रहना। इसे बार बार रीराइट या रिफ्रेश करते रहने की ज़रूरत होती है और ये भी वोलेटाइल मेमोरी की तरह ही प्रयुक्त होता है। इसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है प्राथमिक मेमोरी यानी कि रैम और CPU के बीच की अत्यंत तेज मेमोरी होती है। ठीक है, यानी कि इधर CPU रहता है, उधर रैम रहता है, तो इसके बीच की जो मेमोरी होती है कैश मेमोरी होती है, जो कि बहुत तेज़ मेमोरी होती है। रैम और हार्ड डिस्क के मुकाबले कैश मेमोरी सबसे फास्ट है। बार बार प्रयोग करने वाले डेटा निर्देश को स्टोर करने में सक्षम है। तीव्र गति होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि रहती है। CPU से इसका सीधा जुड़ाव होता है। कैश मेमोरी के कारण CPU बेसज यानी कि बसेज यूज नहीं करता और रैम और CPU के मध्य इसका बफर के रूप में एक कार्य करता है। कैश मेमोरी की साइज जो होती है वो 256 KB से लेकर 4 MB तक होती है। ये एक फास्टेज मेमोरी के रूप में होती है और CPU चिप के करीब ये स्थित होती है। CPU को स्पीडअप करने में प्रयोग किया जाता है। CPU को द्वारा जो है बार बार प्रयोग करते हैं। देखिए इस टाइप का कुछ बना होता है। कैश मेमोरी और रैम के CPU के बीच जो है बफर का कार्य इस तरीके से करता है। यहाँ पे CPU, यहाँ पे रैम, इसके बीच में बफर का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरी, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें तो द्वितीयक या सहायक मेमोरी जो होता है बैकअप मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका अन्य नाम है अस्थायी मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा ये स्लो एवं सस्ती होती है। एक्सटर्नल मेमोरी के साथ साथ ऑप्टिकल एवं चुंबकीय मेमोरी भी होती है। लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। संग्रहित डेटा पर बिजली आपूर्ति ठप होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद एक्सेस मोड। एक्सेस मोड की बात करें तो इसमें जो है 3 प्रकार के हैं, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट और रैंडम। ठीक है, और इसमें क्रमानुसार एक्सेस का उदाहरण की बात करें तो मैग्नेटिक टेप का उदाहरण आता है। डायरेक्ट एक्सेस के उदाहरण की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क का नंबर आता है। रैंडम एक्सेस की बात करें तो इसमें रैम का नाम आता है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता का फार्मूला की बात करें तो मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता डाटा रिकॉर्ड करने के घनत्व तथा टेप की लंबाई का गुणनफल होता है। ठीक है, और भंडारण क्षमता इक्वल टू होता है डाटा का घनत्व यानी बाइट प्रति इंच में गुणे टेप की लंबाई। ये इसका फार्मूला होता है। क्रमानुसार एक्सेस यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस के उदाहरण एवं प्रयोग की बात करें तो उसमें आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप की बात करें तो एक्सेस टाइम कई बार पढ़ा लिखा व मिटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा नाम इसका मैग्नेटिक रील है। उपयोग की बात करें तो डाटा बैकअप के लिए उपयोग किया जाता है। परत, इस पर जो है आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाई ऑक्साइड की परत जो है प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक टेप या रील इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, और ये होता है वीडियो यानी कि VCR होता है, जो कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर कहा जाता है। इस तरीके से बना होता है।
डायरेक्ट एक्सेस के उदाहरण की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है। मैग्नेटिक डिस्क के दो टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क के। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो इस टाइप का कुछ बना होता है, और इसका जो है हार्ड डिस्क की बात करें तो एक अस्थायी और सहायक मेमोरी होता है। धातु और प्लास्टिक से बना डिस्क होता है। आयरन ऑक्साइड की परत इस पर प्रयोग किया जाता है। रीड और राइट के लिए रीड राइट हेड प्रयोग किया जाता है। विशाल मात्रा में डाटा स्टोरेज की क्षमता इसमें होती है। फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो इस टाइप का कुछ बना होता है। फ्लॉपी डिस्क जो है प्लास्टिक के चौकोर फ्लॉपी में वृत्ताकार डिस्क निहित होता है। डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ के लेप या लेयर प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक वर्गाकार खोल से इसकी सुरक्षा होती है। ट्रैक एवं सेक्टर में यह विभाजित होता है और प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता जो होती है वो 512 बाइट होती है। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से निर्मित गोल डिस्क होता है। इसकी एक सतह को प्रकाश प्रवर्तित करने हेतु एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ाकर इस पर डाटा लिखने या पढ़ने हेतु लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे लेजर डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है। प्रथम विशेषता की बात करें तो डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे को पिट्स तथा गड्ढे के बीच स्थित समतल क्षेत्र को लेंस कहा जाता है। द्वितीय विशेषता इसकी है पिट्स बाइनरी डिजिट 0 या फिर ऑफ को तथा लेंस जो है बाइनरी डिजिट 1 या फिर ऑन को निरूपित करते हैं। ठीक है। उदाहरण में इसके CD आता है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क आता है, DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आता है और BD यानी कि ब्लू रे डिस्क। ये 3 टाइप के उदाहरण हम इसके अंतर्गत आते हैं। इससे लाभ क्या है तो डेटा को मिटने या परिवर्तित होने की कम संभावना रहती है, कम लागत में अधिक स्टोरेज की क्षमता, डेटा स्थानांतरण में आसानी, रीड राइट हेड का डिस्क से भौतिक संपर्क न होने से डिस्क के घिसने की कम संभावना होती है। कमियां इसमें क्या क्या है तो धूल, मिट्टी, अंगुली के छाप आदि से डिस्क के खराब होने की तीव्र संभावना रहती है। ऑप्टिकल डिस्क स्पायरल ट्रैक की बात करें तो इस तरीके से डिस्क सेक्टर होता है जो इस तरीके से बना होता है। ठीक है। इसमें सिंगल ट्रैक स्पायरल टू एज ऑफ डिस्क इस तरीके से होता है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरीके से घूमते हुए ऐसे ऐसे और ये बाहर की ओर ऐसे आता है। ठीक है। देखिए इस तरीके से समाप्त होता है लास्ट में। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण है CD-ROM। CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर, बड़े डेटा, ऑडियो, वीडियो, फाइल व दस्तावेज को स्टोर करने हेतु किया जाता है। इसकी व्यास और मोटाई होती है 120 मिमी और मोटाई होती है 1.2 मिलीमीटर। स्टोरेज क्षमता इसमें लगभग 700 MB तक होती है और पढ़ने हेतु जो है तकनीक इसमें इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है CDR। CDR का पूर्ण नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, अन्य नाम है WRM, राइट वंस रीड मेनी। ठीक है। तीसरा आता है CDRW, पूर्ण नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। विशेषता इसके बार बार लिखा हुआ इसका पढ़ा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद DVD की बात करें तो इसका पूर्ण नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो 4.7 GB सिंगल साइड सिंगल लेयर कॉमन में होता है, 8.5 GB सिंगल साइड डबल लेयर में होता है, 9.4 GB डबल साइड सिंगल लेयर में होता है, 17.08 GB डबल साइड डबल लेयर में होता है। DVD में 4 लेयर्स तक लेयरिंग संभव है। ठीक है। इस तरीके से DVD होता है। इसके बाद ब्लू रे डिस्क जो संक्षिप्त रूप BD होता है। स्टोरेज क्षमता की बात करें तो उच्च स्टोरेज क्षमता होती है इसमें 25 GB से 50 GB तक इसमें क्षमता स्टोरेज कर सकते हैं। एक्सेस तकनीक इसमें ब्लू वायलेट लेजर रेंज के द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद एकल लेयर DVD की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है 4.7 GB होती है। 2 लेयर DVD की स्टोरेज क्षमता 8.5 GB होती है। 50 GB स्टोरेज स्पेस में 9 घंटे का हाई डेफिनेशन वीडियो या 23 घंटे का स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो की स्टोरेज क्षमता से ये युक्त होता है। ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो अन्य नाम व उदाहरण की बात करें तो फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हैं। और फ्लैश मेमोरी की बात करें इसमें आता है पेन ड्राइव। मेमोरी कार्ड की बात करें तो चिप कहते हैं इसको। अन्य नाम EEPROM से भी कहते हैं और इसका अन्य नाम है मेमोरी कार्ड चिप का MMC यानी मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। पेन ड्राइव का उपयोग जो है एक डिवाइस से दूसरे में डाटा ट्रांसफ़र करने में किया जाता है और इस चिप का प्रयोग जो है मोबाइल, डिजिटल कैमरा, PDA, पाम टॉप, स्मार्टफोन आदि में करते हैं। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित है और मेमोरी कार्ड के रूप में ये प्रचलित है। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं तो एक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली की मेमोरी प्रबंधन व्यवस्था जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी में क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है। यह प्रणाली किसी प्रोसेस को पूर्णतः
को मुख्य मेमोरी में डाले बिना उसका क्रियान्वयन करने में सक्षम बनाती है, जिससे उपयोगकर्ता को बड़ी साइज व तीव्र मेमोरी का एहसास होता है। इससे जो है इस मेमोरी का आकार असीमित हो जाता है और यह मेमोरी के खाली यानी स्थान पर निर्भर करता है। लाभ की बात करें तो यह मेन मेमोरी की साइज कम होने पर भी बड़े प्रोसेस का निष्पादन और संभव प्रोसेसिंग गति में वृद्धि इसका लाभ है। दोष की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंधन के कारण निष्पादन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ये वर्चुअल मेमोरी के कुछ लाभ हानि और इसके बारे में हुआ। और ये जो है कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी नहीं बल्कि बड़े प्रोग्रामों को रन करने की अनुमति देने वाली एक तकनीक होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक मेमोरी में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी और द्वितीय या फिर सहायक मेमोरी, तो इसका स्थान जो कंप्यूटर के भीतर होता है प्राथमिक मेमोरी का, और द्वितीय मेमोरी का कंप्यूटर के बाहर होता है मुख्यतः। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी जो है स्थायी व अस्थायी प्रकार की होती है और द्वितीय मेमोरी जो होती है वो अस्थायी होती है। प्राथमिक मेमोरी सीमित होती है क्षमता इसकी और द्वितीय मेमोरी की क्षमता असीमित होती है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी जो है तेज होती है गति और इसकी जो है अपेक्षाकृत धीमी होती है द्वितीय मेमोरी की। ठीक है, एक्सेस टाइम की बात करें तो प्राथमिक मेमोरी की कम होती है, नैनो सेकंड में होती है, और इसकी जो है एक्सेस टाइम जो अधिक होती है, मिली सेकंड में होती है। प्रति बिट लागत की बात करें तो प्राथमिक मेमोरी में ज़्यादा होता है और द्वितीय मेमोरी में कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में एक एक करके मेमोरी है। और इसके बाद एक्सेस टाइम की बात करें तो रोम में 1 माइक्रोन सेकंड के बराबर लगता है टाइम। ठीक है, एक्सेस टाइम। रजिस्टर में जो है एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकंड लगता है। कैश मेमोरी में 3 से 10 नैनो सेकंड। रैम में जो है 11 से 60 नैनो सेकंड। मैग्नेटिक डिस्क में 10 से 50 मिली सेकंड और ऑप्टिकल डिस्क में 100 से 200 मिली सेकंड टाइम एक्सेस टाइम लगता है। ठीक है, स्टोरेज क्षमता की बात करें तो 4 से 8 MB जो है रोम की है और 200 बाइट जो है ये रजिस्टर की होती है। 32 KB टू 4 MB जो है कैश मेमोरी की क्षमता होती है। 16 MB टू 4 GB जो है रैम की होती है। और मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो 160 GB से लेकर 1600 GB तक इसकी क्षमता होती है। 700 MB से लेकर 60 GB तक ऑप्टिकल डिस्क की क्षमता होती है। बफर मेमोरी क्या है? बफर मेमोरी की बात हुई थी, तो इसमें इसका उपयोग की बात करें तो सेंडर और रिसीवर के मध्य डाटा ट्रांसफ़र की गति को नियंत्रण करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न साइज़ों के डिवाइसों के मध्य डेटा ट्रांसफ़र को अनुकूल करने हेतु जो है इसका प्रयोग करते हैं। रैम पर डेटा स्टोर होने से पहले बफर में स्टोर हेतु जो है इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण की बात करें तो इंटरनेट से ऑडियो वीडियो डाउनलोड करते समय यह पहले 20% को बफर में लोड करता है, फिर प्ले शुरू करता है। ठीक है, तो यह जो है मुख्य मेमोरी यानी रैम में बफर मेमोरी का निर्माण होता है और मुख्य मेमोरी में ट्रांसफ़र होने से पहले अस्थायी रूप से बफर में डेटा सुरक्षित होता है। तो इस तरीके से बफर मेमोरी का हो गया उपयोग। अब स्पूल या स्पूलिंग क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इस सिमुलेटेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ठीक है, बफर मेमोरी की तरह यह प्रयोग किया जाता है और ये एक अस्थायी स्टोरेज एरिया जहां प्रिंट होने वाले डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट से पहले उच्च गति क्षमता वाले बफर में भेजना स्पूलिंग कहलाता है। इसके बाद उपयोग है तो कंप्यूटर मेमोरी का चयन की बात करें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, रोम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप सबसे लास्ट में है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर मेमोरी जो होता है वो होता है रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद एक्सेस टाइम अगर हम बात करते हैं तो एक्सेस टाइम रजिस्टर में सबसे अधिक होता है और एक्सेस टाइम जो है मैग्नेटिक टेप में सबसे कम होता है। ठीक है, स्टोरेज क्षमता जो होता है मैग्नेटिक टेप में कम होता है और अधिक होता है रजिस्टर में। इसके बाद कीमत जो है रजिस्टर की सबसे कम होती है, इसके बाद सबसे अधिक होती है मैग्नेटिक टेप की। गति की बात करें तो मैग्नेटिक टेप सबसे तीव्र होता है और सबसे धीमा होता है रजिस्टर। तो इस तरीके से इसमें सीरियल वाइज दिया गया था। अब नोट्स में देखते हैं कुछ पॉइंट। कंप्यूटर मेमोरी का चुनाव इस प्रकार करते हैं। डेटा प्रोसेस की गति जो है धीमी हुए बिना कम खर्च में महत्तम उपयोगिता प्राप्त करना इसका जो है चुनाव किया जाता है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी की बात करें तो ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी, विद्युत द्वारा पुराने डेटा या प्रोग्राम को हटाकर नए डेटा लिखने में ये प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं उदाहरण बात करते हैं तो EEPROM है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड, ये सारे जो है इसके उदाहरण हैं। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड कुछ इस टाइप का होता है और ये पतले आकार का छोटा कार्ड जैसा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होता है। रिमूवेबल स्टोरेज के रूप में प्रचलित है। ठीक है, उपयोग की बात करें तो मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, VDA, पॉमटॉप और इसके बाद स्मार्टफोन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है, कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग होता है। कंप्यूटर का हृदय या
मस्तिष्क यानी सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। और सभी कार्यों को निर्देशित, नियंत्रित तथा निष्पादित करने में प्रयोग किया जाता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कार्य करने में अक्षम होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी सीपीयू के बारे में सारी चीज़ें कही गई। अन्य भाग की बात करें तो इसमें सीयू, एएलयू एवं मेमोरी होता है, जो कि रजिस्टर भी कहा जाता है। निर्देशों के आधार पर डेटा को प्रोसेस कर सूचना में परिवर्तित करने में सक्षम होता है, ठीक है। अन्य नाम इसका है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या प्रोसेसर, या फिर माइक्रो प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों का जो है संचालन करने में ये सक्षम होता है, ठीक है। इसके बाद मेमोरी यूनिट की बात करते हैं, तो इसमें आता है एएलयू। मेमोरी यूनिट में एएलयू होता है, ठीक है। और एएलयू में जो है ऑपरेशनल रजिस्टर होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है। इसके बाद आईओ मॉड्यूल होता है। इसमें आईओ जो डिवाइस होता है, जो कि सीपीयू की ये संरचना थी। अब सीपीयू की कार्यप्रणाली की बात करते हैं, तो देखिए, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, जो कि इनपुट यूनिट इसमें दिया जाता है, ठीक है, डेटा और अनुदेश को। और ये जो है द्वितीयक या सहायक मेमोरी से लिंक होता है, ठीक है। इसके बाद ये जाता है इधर आउटपुट यूनिट में, जिसमें परिणाम या सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, लॉजिक यूनिट, जो कि ये पूरा सीपीयू का पार्ट बनाता है, 3 टाइप से मिलकर, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों मिलकर सीपीयू का पार्ट बनते हैं। सीपीयू के भाग की बात करें तो इसमें मेमोरी यूनिट अथवा रजिस्टर होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि अंकगणितीय कार्य करता है, और कंट्रोल यूनिट होता है। 3 भाग होते हैं सीपीयू के, ठीक है। और इसके बाद अगर हम रजिस्टर या मेमोरी यूनिट और इसके कार्य की बात करते हैं, सबसे पहले देखिए, उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है, जो सीपीयू का ही भाग होता है। सीपीयू द्वारा वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम परिणाम रजिस्टर में ही सब स्टोर होता है। प्रोसेसिंग के लिए जो है सभी डेटा व निर्देशों को स्टोर करना इसका कार्य होता है। आउटपुट डिवाइस में जाने से पहले फाइनल रिजल्ट को स्टोर भी करना ही भी इसका कार्य होता है। प्रोसेसिंग मध्यस्थ परिणाम को स्टोर करना, रैम की तुलना में सबसे अधिक तेज मेमोरी होता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट सीयू, यह सीपीयू का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। एएलयू को मदद करने में सक्षम होता है और यह कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र यानी कि नर्व सिस्टम कहलाता है। ये जो है एएलयू तथा आईओ डिवाइस से जुड़ा होता है। कंट्रोल यूनिट के कार्य की बात करें तो ये स्टोर करना इसका मेन कार्य है। मुख्य मेमोरी से डाटा लाना एवं उन्हें स्टोर करना, निर्देशित व नियंत्रित करना, जिसमें प्रोसेसर एएलयू के कार्यों को या फिर या ऑपरेशन को इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड आदि डिस्क को जो है नियंत्रित और निर्देशित करता है, ठीक है। इसके बाद सामंजस्य बनाना व तालमेल बैठाना, ये इसका अन्य कार्य है। कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या उनके गतिविधियों के बीच जो है सामंजस्य बैठाना इसका काम है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच जो है भी तालमेल बैठाना भी इसका कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो सीपीयू का ये महत्वपूर्ण भाग जो होता है एएलयू होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निर्देश व डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक क्रियान्वयन जो है एएलयू द्वारा संपन्न होता है। ये अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करने में प्रयुक्त होता है। एएलयू 2 भागों में बटा है, ठीक है। अर्थमेटिक यूनिट जो होता है एयू, ये इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत एयू के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। एलयू की बात करें लॉजिक यूनिट में तो इसमें यूनिट टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और डज नॉट इक्वल टू, ये सारी चीज़ें लॉजिकल यूनिट में होती हैं, ठीक है। एएमडी और इंटेल 2 सबसे बड़े लीडिंग सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो कि सीपीयू निर्माता कंपनियां हैं और जिनके पास अपने ही प्रकार के सीपीयू उपलब्ध हैं। अब एएमडी का होता है एएमडी एथलॉन और एएमडी ड्यूरॉन, ठीक है। इंटेल का इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जियॉन, इंटेल जो है कोर टू ड्यू और इंटेल एटम, ये सारी चीज़ें इसके जो है सीपीयू के पार्ट बनाते हैं इस तरीके से। इसके बाद सीपीयू को गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है सिस्टम बस, उसमें इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस आता है। कंप्यूटर घड़ी होता है। मेमोरी में रजिस्टर और कैश, ये सारे जो है सीपीयू के कार्य को प्रभावित करते हैं, गति को प्रभावित करते हैं। इसमें समानांतर गणना भी होता है, शब्द पराश्व होता है। सीपीयू और अन्य डिवाइसेस के बीच समन्वय जो होता है वो भी गति को प्रभावित करते हैं। कंप्यूटर घड़ी क्या होता है, तो पावर यानी कि बिजली की अनुपस्थिति में कंप्यूटर घड़ी का टाइम सीमॉस यानी कि कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी द्वारा जो है रीसेट होता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेटा प्रोसेस करने की गति जो है इस घड़ी पर निर्भर होता है।
सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस है जो प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने हेतु पल्स या इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करने में सक्षम होता है, ठीक है। और ये जितनी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, डेटा प्रोसेस की गति उतनी ही तीव्र हो जाती है। इसके बाद शब्द परास, वर्ड लेंथ क्या है? कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग हेतु किए जाने वाले अंकों यानी कि बिट की संख्या होती है। शब्द परास के अधिक होने से कंप्यूटर के गति में बढ़ोतरी होती है। इसकी लंबाई 8, 16, 32 और 64 बिट तक संभव है। 64 बिट से तात्पर्य कंप्यूटर का वर्ड लेंथ जो होता है वो 64 बिट होता है, ठीक है। इसके बाद समानांतर गणना क्या होता है? तो देखिए, कई प्रोसेसर्स एक साथ कई ऑपरेशंस को एक ही समय में परफॉर्म करने में सक्षम होता है, ठीक है। और पैरेलल प्रोसेसिंग से सीपीयू की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग का अन्य नाम है पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। दो या अधिक प्रोसेस एक अकेले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रयुक्त होता है समानांतर गणना का। सिस्टम बस देखते हैं तो सिस्टम बस जो है सीपीयू द्वारा डेटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न डिवाइसेस को भेजने में बस का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रकार होते हैं आंतरिक बस और बाह्य बस। आंतरिक बस में मदरबोर्ड के आंतरिक डिवाइसेस को डेटा पहुंचाने में प्रयोग होता है और विभिन्न बाहरी डिवाइसेस जैसे कि पेरिफेरल, पोर्ट्स, एक्सपेंशन, इसके बाद स्लॉट्स आदि डेटा को पहुंचाने में प्रयुक्त होता है बाह्य बस का, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आता है 32 बिट चौड़ाई के सिस्टम बस से एक साथ 32 बिट डेटा का आदान प्रदान संभव है, ठीक है। इसके बाद सीपीयू अन्य डिवाइसेस के बीच समन्वय की बात करें तो सामान्यतः सीपीयू तीव्र गणना करने में सक्षम है। अन्य डिवाइसेस के धीमा होने से कंप्यूटर गति में नकारात्मक प्रभाव होता है। अन्य डिवाइसेस के तेज होने से कंप्यूटर गति में सकारात्मक प्रभाव होता है। इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो विद्युत यांत्रिकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। सीपीयू द्वारा प्रोसेस प्रोग्राम परिणाम को प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। परिणाम को जो है हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करने में आउटपुट डिवाइस का जो है आउटपुट डिवाइस सक्षम होता है। ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस के बारे में थी। आउटपुट डिवाइस की बात करें, उदाहरण की बात करते हैं तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लॉटर इत्यादि जो है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। कंप्यूटर जो है मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण यानी कि डायगोनल की लंबाई के आधार पर मापते हैं, जिसे सामान्यतः इंच में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 12 इंच लंबे तथा 9 इंच चौड़े मॉनिटर का आकार जो होगा वो 15 इंच का होता है। अब आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आता है और इसमें जो है कैन बी सीन ओनली डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर में, यानी कि जो देखा जा सकता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं जिस मॉनिटर में, ठीक है। मोनोक्रोम 18 टाइप का होता है मॉनिटर, ग्रे स्केल और कलर और मोनोक्रोम, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो एलसीडी, ठीक है। एलसीडी इसमें भी 3 टाइप का एलसीडी यानी सीआरटी होती है, कैथोड रे ट्यूब होता है, एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और टीएफटी होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद तीसरा होता है प्रोजेक्टर। कैथोड सीआरटी में जो है 2 टाइप्स होते हैं, वेक्टर सीआरटी और रजिस्टर्ड सीआरटी, और इसका यूज जो है हॉस्पिटल में किया जाता है अधिकतर। इसके बाद दूसरा होता है हार्ड कॉपी, व्हिच कैन बी बोथ सीन एंड टच, यानी कि इसको देखा भी जा सकता है और टच किया भी जा सकता है। ये हार्ड कॉपी के अंतर्गत आउटपुट डिवाइस आती है। इसमें होता है प्रिंटिंग यूनिट और लिसनिंग यूनिट और स्पीकर। और प्रिंटिंग यूनिट के अंतर्गत जो है प्रिंटर और प्लॉटर आता है। प्रिंटर के अंतर्गत जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है, और प्लॉटर के अंतर्गत ड्रम और फ्लैट बेड आता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो है डॉट मैट्रिक्स और डेसी व्हील आता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत इंकजेट, लेजर और थर्मल आता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है तो अस्थायी आउटपुट होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, बिना हार्डवेयर के इसे उपयोग में नहीं ला सकते, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल रूप से उपलब्ध होता है और इसमें परिवर्तन करना आसान होता है। मॉनिटर व स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट इसके उदाहरण हैं, ठीक है। मॉनिटर का वर्गीकरण की बात करें तो कलर यानी कि रंग के बेस पर मॉनिटर के 3 प्रकार उपलब्ध हैं, ठीक है। मोनोक्रोम मॉनिटर, इसका डिस्प्ले 2 रंग में प्रदर्शित होता है, एक रंग बैकग्राउंड का तथा दूसरा रंग दिखने वाले ऑब्जेक्ट का होता है। ग्रे स्केल मॉनिटर की बात करें तो मोनोक्रोम मॉनिटर का एक रूप होता है, काला और सफ़ेद यानी कि ब्लैक एंड वाइट रंगों के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित होते हैं। इसमें एक कलर मॉनिटर, इसमें जो है 3 रंग होता है, लाल, हरा और नीला, ठीक है। लाल, हरा और नीला यानी कि आरजीबी प्रयुक्त होता है, आरजीबी से जो है अन्य रंग प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद तकनीक के बेस्ड पर भी मॉनिटर की 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। एक है सीआरटी मॉनिटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, अन्य नाम है वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। टीवी के पिक्चर ट्यूब के समान उपलब्ध होता है, स्क्रीन पर फास्फोरस की लेयर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड रेंज और इलेक्ट्रॉन बीम को उत्सर्जित करने में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ये इस टाइप का कुछ कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। जब स्क्रीन से इलेक्ट्रॉन बीम टकराता है तो पिक्सल चमकने लगते हैं जिससे इमेज का चित्र जो है दिखाई देता है।
ये दो प्रकार का होता है, वेक्टर सीआरटी और रेस्टर सीआरटी, ठीक है। हॉस्पिटल में ये दोनों प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एलसीडी टीएफटी या एलसीडी टीएफटी मॉनिटर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म बनता है। 2 लेयर के बीच जो है तरल क्रिस्टल इसमें प्रयोग किया जाता है और ये जो है पतला, हल्का, कम जगह तक कम विद्युत खपत करने वाला मॉनिटर होता है। इसका प्रयोग लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर आदि में प्रयोग किया जाता है। कम इमेज क्लियरिटी के कारण इसको टीएफटी में परिवर्तित किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की बात करें तो ये एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की इमेज या वीडियो को किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर जो है दिखाने में प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार जो है 1895 में लूमियर ब्रदर्स और अगस्टे लुईस ने किया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी में एक्चुअल फिजिकल पेपर, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड फाइल, टेक्स्ट फाइल, फोटोग्राफ, ड्राइंग आदि आते हैं, ठीक है। प्रिंटर की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस होता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट डिजिटल सूचना जैसे कि इमेज, ग्राफिक्स, टेक्स्ट आदि को जो है कागज़ पर उतारने में प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रिंटर का वर्गीकरण करते हैं तो कैपेसिटी के अनुसार जो है प्रिंटर करेक्टर या सिंगल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर होता है, ठीक है। स्टाइल के अनुसार जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है थर्मल, इंकजेट और लेजर इस टाइप के प्रिंटर होते हैं। कैपेसिटी के अनुसार प्रिंटर की बात करें तो करेक्टर या सिंगल प्रिंटर होता है, एक बार में एक करेक्टर या अक्षर प्रिंट करने में सक्षम होता है। उदाहरण की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर की बात करें तो एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करने में सक्षम होता है जिसको ड्रम प्रिंटर कहते हैं। पेज प्रिंटर जो होता है एक बार में पूरा पेज प्रिंट करने में सक्षम होता है। स्टाइल के अनुसार प्रिंटर्स होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ये जो है टाइपराइटर के समान पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करने में प्रयुक्त होता है। रिबन और पेपर पर स्ट्राइक करके इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीके से प्रिंट करने में प्रयोग किया जाता है। एक ही रंग का आउटपुट उपलब्ध जो कि रिबन के रंग पर निर्भर करता है। प्रिंटिंग के दौरान प्रिंट हेड, रिबन, कार्टेज, पेपर के बीच भौतिक संपर्क स्थापित किया जाता है। स्याही या इंक रिबन के इस्तेमाल के कागज़ पर प्रभावी छपाई होता है। उदाहरण की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर इसके उदाहरण हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कुछ इस तरीके से होता है और एक बार में एक अक्षर प्रिंट करने में सक्षम होता है। धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बाएं से दाएं अथवा दाएं से बाएं घूमने में प्रिंट हेड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रिंटिंग में कार्बन कॉपी प्रयोग किया जाता है। कागज़ और प्रिंट हेड के बीच स्याही से जो है लथपथ रिबन प्रयोग किया जाता है। प्रिंट हेड में हैमर्स लगे रहते हैं जो रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। चालान, रसीद, टिकट आदि निर्माण में प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं होती। एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर इसी के अंतर्गत। तो ये जो है प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर उपस्थित होता है। एक मोटर द्वारा पहिए को तीव्र गति से घुमाया जाता है। इनकी प्रिंट जो है अच्छी होती है। एक साथ कई कार्बन कॉपी छापी जा सकती है। इसमें गुलबहार फूल आकृति के समान प्लास्टिक का पहिया लगा होता है। जब प्रिंटिंग स्थिति पर सही अक्षर की स्थिति आ जाती है तो इस पर एक छोटे से हथौड़े के द्वारा चोट की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें जो है डॉट्स के द्वारा कागज़ पर प्रिंटिंग किया जाता है। इसमें डॉट्स बहुत ही छोटे व पास होने के कारण प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही स्पष्ट होती है। प्रिंटिंग हेड, कार्टेज और पेपर के बीच कोई भौतिक संपर्क नहीं होता। कार्टेज के अंदर सूखी स्याही प्रयोग किया जाता है। इसमें रिबन अनुपस्थित होता है। विद्युत व रासायनिक विधि से इंक का छिड़काव कर प्रिंटिंग किया जाता है। इनकी गति तेज और शोर कम होता है। काला व रंगीन दोनों प्रकार के प्रिंटर इसमें उपस्थित हैं। थर्मल प्रिंटर, यह डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है। प्रिंटिंग में थर्मल प्रिंट हेड प्रयोग किया जाता है। इसमें कोर्टेक्स थर्मोक्रोमिक हीट सेंसर सेंसिटिव पेपर प्रयोग किया जाता है। थर्मोक्रोमिक पेपर का ताप जो है गर्मी के प्रभाव से प्रिंटिंग संपन्न होता है। इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसमें जो है 300 से लेकर 500 छोटे जेट नोजल वाले प्रिंट हेड उपलब्ध हैं। स्याही की बूंदों यानी कि डॉट्स स्प्रे द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से स्याही की बूंदों का कागज़ पर छिड़काव किया जाता है। इसमें स्याही की बोतल यानी कलर और मोनोक्रोम कार्टेज जो है प्रयोग किया जाता है। लाभ, प्रिंटर के लाभ की बात करें तो प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी, आरंभिक लागत कम, अधिक विश्वसनीय होता है। नुकसान की बात करें तो प्रति पृष्ठ लागत अधिक होती है। लेजर प्रिंटर की तुलना में धीमी प्रिंटिंग और काला और रंगीन प्रिंटिंग हेतु जो है अलग अलग इंक कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर की बात करें तो उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें जो है सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर प्रयोग किया जाता है। इसके लाभ की बात करें तो लेजर प्रिंटर की तो अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रिंटिंग का खर्च जो है कम होता है। नुकसान क्या है, इसमें अधिक महंगा उपकरण है
और ये जो उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर चित्र तीव्र गति से मुद्रित यानी प्रिंट करने में सक्षम होता है। आमतौर पर यह डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दिखने में प्रिंटर डिवाइस की तरह होता है। वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने में प्रयुक्त होता है। टोनर की बजाय प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है और कागज़ पर निरंतर लाइनों को खींचने हेतु पेन, पेंसिल, मार्कर या अन्य लेखन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। स्पीकर आइकन की बात करें तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है। विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में रूपांतरित करने में प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने में प्रयुक्त करते हैं। इसमें एक एम्पलीफायर उपलब्ध होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट करने में प्रयोग करता है। ठीक है, हेडफोन तथा एयरफोन इसके उदाहरण हैं और आजकल ब्लूटूथ के द्वारा इनका प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद मदरबोर्ड की बात करते हैं। मदरबोर्ड ये एक मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी लिंक है जिससे सारे कंपोनेंट्स जुड़ते हैं और इसमें अगर हम बात करें संपूर्ण कंप्यूटर इसके इर्द गिर्द व्यवस्थित होता है। इस पर जो है सीपीयू, रैम, रोम, एचडीडी आदि कनेक्टेड होता है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, टीवी कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड आदि जो इससे कनेक्टेड होता है। भविष्य में हार्डवेयर डिवाइसेस के कनेक्शन है जो एक्सपेंशन स्लॉट्स भी उपलब्ध किया गया। कंप्यूटर का बैकबोन इसको कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड ये होता है। ठीक है, मदरबोर्ड। इस तरीके से इसको कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप की बात करें तो थ्रूपुट, रेस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्षमता की माप। अब इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। थ्रूपुट की बात करें तो बेहतर कार्य क्षमता को इंगित करने में प्रयुक्त होता है। प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या और हार्ड ड्राइव, रैम, इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन के प्रदर्शन को मापने में यह प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस किए गए कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो यह वो समय है जब प्रक्रिया तैयार स्थिति में हो और पहली बार सीपीयू में को प्राप्त हो। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग तथा संपादित करने हैं तो पहली प्रतिक्रिया के बीच जो है समय होता है। बेहतर कार्य क्षमता है तो रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए। इसके बाद टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो किसी प्रक्रिया को पूरा करने या किसी को अनुरोध को पूरा करने में सीपीयू द्वारा लगने वाला समय जो होता है वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। सीपीयू को दिए जाने वाले कार्य तथा प्रोसेस के बाद प्राप्त परिणाम के बीच के समय को भी टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। सॉफ्टवेयर, इसके कार्य, परिभाषा, उपयोग की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर के कार्य की बात करें सबसे पहले तो हार्डवेयर को यह बताना कि उसे क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है इत्यादि इसके कार्य होते हैं सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है कंप्यूटर के सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करने में, हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने में, हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने में इसका मेन उपयोग होता है। परिभाषा की बात करें तो निर्देशों, प्रोग्रामों, नियमों तथा क्रियाओं का एक व्यवस्थित समूह जिसे हम छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर यदि इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है तो कंप्यूटर द्वारा किसी निश्चित विशेष कार्य को कराने हैं तो प्रोग्रामर द्वारा जो है तैयार किए गए निर्देशों का समूह होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्रामर क्या है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ जो निर्धारित कार्य को पूर्ण करने हैं तो कोड या प्रोग्राम तैयार करना और उसकी जांच करना, खामियों को पहचान कर उसमें सुधार करना, क्रियान्वयन यानी प्रोसेसिंग के दौरान जो है उत्पन्न संभावनाओं पर विचार करना प्रोग्रामर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करते हैं तो 3 टाइप का होता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसमें यूजर्स इस तरीके से इसका होता है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्या होता है तो एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर प्रोसेस यानी सीपीयू क्रियान्वित कर वांछित परिणाम दे। ठीक है, इस फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .exe होता है। प्रोग्राम के निर्देशों का अनुपालन करना जिसे रन, एग्जीक्यूट, प्रोसेस, ऑपरेट होता है। ठीक है, इसके बाद हार्डवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा हार्डवेयर का नियंत्रण होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन और उपयोग करता, इस तरीके से इसका कार्य होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड और मैक ओएस आता है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में जो है कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर आता है। डिवाइस ड्राइवर में जो है मदरबोर्ड ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, स्कैनर ड्राइवर आता है। अब इसको एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी इसमें 3 इधर थे, 2 और हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हैं जो उदाहरण की बात करें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोलोड्रा और फोटोशॉप आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो है एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर आता है। ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर
की बात करते हैं तो ये हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को करने तथा उन्हें कार्य में लायक बनाने हेतु कार्य करते हैं और इसके बिना इसके कंप्यूटर एक बेजान मशीन होती है। ठीक है, कार्य की बात करें तो कंप्यूटर तथा यूजर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य करता है। प्रयोग जो है कंप्यूटर हार्डवेयर हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामों के वह सेट्स जो कंप्यूटर को चलाने, कार्यों को नियंत्रित करने, संसाधनों का प्रबंधन करने हेतु जिम्मेदार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह होता है, कंप्यूटर और यूजर्स के बीच की कड़ी होती है। इसके मुख्य कार्य की बात करते हैं तो यूजर के आदेशों के हार्डवेयर तक पहुंचाना और परिणामों को, संदेशों को यूजर तक पहुंचाना इसका मेन कार्य होता है। यूजर तथा कंप्यूटर के साथ संचार हेतु इंटरफेस प्रदान करना, हार्डवेयर डिवाइसेस का प्रबंधन करना, डिस्क फाइल सिस्टम का प्रबंधन व देखरेख करना, एप्लीकेशन प्रोग्रामों का सहयोग करना इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के कार्य की बात करते हैं तो प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा जाता है जिसे कंप्यूटर सीधे तौर से समझने में असमर्थ होता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी 0 अथवा 1 को समझता है। इसी समस्या को समाधान के लिए जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग करता है। इसके बाद डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो कंप्यूटर के साथ बाहर से जोड़े जा सकने वाले किसी भी उपकरण को जो है डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा आदि को नियंत्रित उपयोग में लाने हेतु बनाने में हेतु जो है प्रयोग किया जाता है। ये सब डिवाइस ड्राइवर हैं। आजकल विभिन्न डिवाइस ड्राइवर्स पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडेड जिससे कंप्यूटर नए हार्डवेयर को उसी के अनुरूप संयोजित यानी कॉन्फ़िगर कर लेता है। ठीक है, अन्य नाम की बात करें तो प्लग एवं प्ले डिवाइस होता है इसका अन्य नाम। इसके बाद कंपाइलर क्या होता है तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा यानी कि HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित करने में प्रयुक्त होता है। पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित कर सभी गलतियों को बग लाइन क्रम में सूचित करने में प्रयोग किया जाता है। पूरे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कंपाइल कर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें उच्च स्तरीय भाषा का कंपाइलर और फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इस तरीके से बनता है। असेंबलर क्या होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है। असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में असेंबलिंग करने में प्रयुक्त होता है। असेंबली भाषा की बात करें तो जैसे नेमोनिक कोड को बाइनरी कोड में परिवर्तित करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, असेंबली भाषा की बात करें तो असेंबलर और मशीन भाषा ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर क्रियान्वित करने में प्रयुक्त होता है। यह प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एक एक करके जो है लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में अनुवाद कर रन या एग्जीक्यूट करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है उच्च स्तरीय भाषा, बीच में इंटरप्रेटर और ये प्रोग्राम क्रियान्वयन में जो है एग्जीक्यूट करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो लिनक्स मुफ्त यानी कि फ्री उपलब्ध है, जबकि विंडोज़ के लिए जो है पैसे लगते हैं, शुल्क दे होता है। विंडोज़ के समान लिनक्स भी एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ की तुलना में लिनक्स का प्रचलन सीमित है। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर। तो कंपाइलर की बात करें तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करने में सक्षम होता है। इंटरप्रेटर जो होता है प्रोग्राम को एक एक लाइन कर अनुवादित करने में सक्षम होता है। सभी गलतियां जो है एक साथ प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होता है कंपाइलर में। और इंटरप्रेटर जो है एक गलती प्रदर्शित करने के बाद उसे दूर करने पर जो है दूसरी गलती प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होता है। कंपाइलर जो है प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित कर क्रियान्वित करने में अक्षम होता है। ठीक है, यानी कि ये मशीन भाषा में अनुवादित नहीं कर सकता और प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित कर क्रियान्वित करने में सक्षम होता है। आउटपुट मशीन भाषा का ऑब्जेक्ट होता है और इसका आउटपुट सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। इसके बाद अशुद्धियों को बग्स यानी कि बग्स को हटाने में मंद गति का होना इसका होता है और अशुद्धियों को हटाने में तीव्र होता है। ठीक है, संपादन में कम समय लगता है और संपादन में अधिक समय लगता है। ये दोनों प्रकार के अंतर थे। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात करें तो उपयोगकर्ता के आधार पर, विकास क्रम के आधार पर और काम के मोड के आधार पर 3 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम विकास हुआ। ठीक है, प्रकार हुआ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति होती है, जैसे MS-DOS, विंडोज 95, 98 आदि। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक से अधिक व्यक्ति यूजर जो है काम अकाउंट बनाकर कार्य की अनुमति देता है, जैसे लिनक्स, यूनिक्स आदि। कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को ऑपरेट करने हेतु टाइपिंग के द्वारा विशेष प्रकार के कमांड में प्रयुक्त किया जाता है। कमांड याद करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि MS-DOS में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स
पर आधारित माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। ग्राफिक्स के रूप में सभी प्रकार के बटन, मेन्यू आदि इंटरफेस उपस्थित होते हैं। कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। कमांड मॉनिटर पर जो है आइकन के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, विकास क्रम के आधार पर बात करें तो सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इतने प्रकार के होते हैं। सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें एक एक कार्यों यानी कि प्रोसेस या जॉब्स का एक एक करके सीरियली जो है क्रियान्वयन होता है। उदाहरण की बात करें तो MS-DOS। हानियों की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोसेस जॉब की पूर्णता के बाद दूसरे का क्रियान्वयन होता है। अब इनका प्रयोग ना के बराबर हो रहा है। ठीक है, दूसरा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों यानी कि प्रोसेस या जॉब्स को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह में जो क्रियान्वयन किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट्स। लाभ की बात करें तो जॉब्स के क्रियान्वयन हेतु कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। CPU का खाली समय जो है बहुत कम लगता है। हानि की बात करें तो डिबग करना कठिन है। कोई जॉब फेल होने पर अन्य जॉब को अज्ञात समय हेतु जो है प्रतीक्षा है तो रुकना इसका मेन हानियाँ हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 3 किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भीतर स्थित प्रोसेसर के प्रयोग हेतु ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी में उपस्थित स्टोर्ड होता है। और घरेलू वाले उपकरण जैसे कि माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, DVD प्लेयर, कार मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में जो है प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलने में प्रयोग होता है। डेटा सुरक्षा, यूजर समूह, एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्क कार्यों में प्रबंधित करने में सक्षम होता है। इसके निजी नेटवर्क पर फाइल, प्रिंटर, एप्लीकेशन, सुरक्षा, अन्य कार्यों के साझा पहुंच की अनुमति होती है। उदाहरण की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS X और BSD। लाभ की बात करें तो केंद्रीकृत सर्वर सुरक्षा, नई प्रौद्योगिक हार्डवेयर और सिस्टम में एकीकृत। हानियों की बात करें तो ये महंगे सर्वर होते हैं, अधिक कार्य जो केंद्रीय स्थान पर निर्भरता होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कई सारे प्रोसेसर और मेमोरीज का प्रयोग कर विभिन्न एप्लीकेशन चलाने में सक्षम होता है। कई सारे यूजर्स द्वारा जो है उपयोग होने के कारण इसका अन्य नाम है लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लाभ की बात करते हैं तो एक सिस्टम के बिगड़ जाने पर अन्य सिस्टम का सरलतम उपयोग संभव होता है। हानियों में जो है यह मुख्य नेटवर्क के फेल होने से पूरा संचार ठप हो जाता है। महंगे होने का कारण जो है कम उपलब्धता होती है। ठीक है, छठा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है एक साथ कई टास्क संपन्न करने में प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसर द्वारा कुछ समय सभी चालू प्रोग्राम यानी टास्क को देने पर वह सभी टास्क साथ साथ संपादित होता है। वास्तव में CPU द्वारा अलग अलग प्रोसेसर पर समय प्रदान किया जाता है। टास्क इतनी तेज़ी से संपन्न होता है कि यूजर को सभी कार्य एक साथ होते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो कि प्रत्येक यूजर को संसाधनों को साझा करने हेतु उपयोग हेतु जो है कुछ समय या स्लाइड टाइम या क्वांटम देकर प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक यूजर का अकाउंट बनाकर परमिशन के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एक साथ कई प्रोसेस करने में सक्षम है। कई प्रोग्राम को एक साथ क्रियान्वित न कर एक बार में एक ही प्रोसेस करने में सक्षम होता है। मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा जो है प्रत्येक प्रोग्राम हेतु आवंटित होता है। मुख्य मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। एक प्रोसेस के व्यस्त होने पर दूसरे प्रोसेस का क्रियान्वयन होता है। इसमें लाभ क्या है, समय की बचत होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने का महत्व होता है। एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में डाटा के रूप में प्रयुक्त होता है। पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम के रुकने की संभावना होती है। उपग्रहों के संचालन, हवाई जहाज के नियंत्रण, परमाणु भट्ठी, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण, रोबोटिक्स, औद्योगिक नियंत्रण आदि में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण की बात करें तो लिनक्स होता है, जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न यूजर एक ही समय में एक ही प्रोग्राम करने में सक्षम होता है, जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज 7। इसके बाद आता है ओपन क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है। कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर उपयोग करने में सक्षम होता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र अर्थात इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उदाहरण की बात करें तो लिनक्स, गूगल का एंड्रॉयड OS जो होता है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है क्लोज्ड सोर्स OS होता है, जो कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड गुप्त होता है। कोई भी इसमें परिवर्तन करने में अक्षम होता है। कोई यूजर निर्धारित शुल्क चुकाकर इसका प्रयोग करने में सक्षम होता है। उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत विंडोज, एप्पल का iPhone OS आता है।
कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एकल यूजर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। एम एस डॉस की बात करें तो यूजर्स को कमांड या सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत है। ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी ये मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग और ओएस से लैस कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग हेतु निर्मित किया गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग होता है। नेटवर्क संचार तथा डेटा सुरक्षा की अनेक व्यवस्थाएं इसमें विशेषताएं मौजूद हैं। ठीक है, विंडोज एनटी का इस तरीके से कुछ पिक होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें तो एम एस डॉस की कमियों को दूर करने हेतु 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी किया गया। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। चित्र ग्राफ अक्षर के कार्य किए जाने में प्रयोग होता है। मल्टीटास्किंग में फीचर निहित होता है। एक प्रोग्राम का दूसरे के साथ उपयोगी होता है। विंडोज़ पर आधारित सभी प्रोग्राम की कार्य पद्धति लगभग समान होती है। इसमें विंडोज़ 95 है, विंडोज़ 98 है, विंडोज़ एमई है, विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 आदि इसके उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के। ठीक है, यूनिक्स जो 1969 में बेल लेबोरेटरीज के केन थॉमसन व डेनिस रिची के द्वारा ये विकसित किया गया था यूनिक्स को, और नेटवर्क व संचार हेतु जो है निर्मित पहला सॉफ्टवेयर था। हाई लेवल लैंग्वेज यानी सी लैंग्वेज में लिखित प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा यूनिक्स के ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध थे। लिनक्स जो है टोरवाल्स द्वारा 1991 में विकसित किया गया। मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। किसी भी प्रोग्राम द्वारा सुधार करने हेतु खुला सॉफ्टवेयर होता है। पहचान चिन्ह मस्कट टक्स नामक पेंगुइन इसका जो है पहचान चिन्ह है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन जैसे कि स्मार्टफोन टैबलेट आदि है जो गूगल कंपनी द्वारा विकसित किया गया। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। लिनक्स तथा अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संशोधित जो है संस्करण आधारित सोर्स कोड होता है। विशेषीकृत एप्लीकेशन कस्टमाइज स्पेशल एप्लीकेशन की बात करें तो किसी यूजर संस्था अथवा संगठन के विशेष ज़रूरतों को पूर्ण करने हेतु जो विकसित किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रयोग उपरांत यह विकसित हुआ। उदाहरण की बात करें तो रेलवे आरक्षण, वायुयान नियंत्रण, मौसम विश्लेषण, माल सूची नियंत्रण यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल और पेरोल आदि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह या सेट जो यूजर की किसी विशेष खास कार्य हेतु जो है निर्मित किया गया, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच समन्वय स्थापित करने में यह उपयोगी है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार पृष्ठभूमि पर ही कार्य करने में सक्षम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जहां बैकग्राउंड बैकएंड में संचालित, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड में संचालित होता है। सामान्य एप्लीकेशन की बात करें तो किसी यूजर संस्था संगठन की सामान्य जरूरतों को पूरा करने हेतु जो विकसित हुआ है। दस्तावेज डाटाबेस तैयार करना, इनका प्रबंधन करना, चित्र बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, खेल खेलना आदि जो है इसका ज़रूरतों को पूर्ण करने में सक्षम है। उदाहरण की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मीडिया प्लेयर, CD या CM आदि इसके उदाहरण हैं। समान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात करें तो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टेस्ट दस्तावेज यानी कि पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें बनाने में, संशोधन करने में, परिवर्तन करने में यानी कि फॉर्मेट, व्याकरण स्पेलिंग चेक करने, प्रिंट करने इत्यादि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करें तो गणितीय तथा सांख्यिकीय टेबल डेटा को टेबल के रूप में वर्गीकृत और विश्लेषित करने पर प्रयोग किया जाता है। ग्राफ और चार्ट बनाने में सुविधा होती है। बैंक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लेजर बनाने में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो MS एक्सेल, लोटस स्मार्ट सूट, ओपन ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क और एप्पल नंबर्स आदि होते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑफिस, सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि में सूचनाओं के जो है प्रस्तुतिकरण हेतु जो है प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो MS पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आदि इसके उदाहरण हैं। अकाउंटिंग पैकेज की बात करें तो विभिन्न वित्तीय लेखन, व्यापारिक लेनदेन तथा सामान प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में टैली है। ठीक है, डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो संक्षिप्त रूप होता है DTP, प्रकाशन के कार्य एवं व्यवहार में प्रयुक्त होता है। टेस्ट डेटा को कंप्यूटर में इंटर और एडिट करने में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर और कोरल ड्रा, वेंचुरा आदि जो होते हैं इसके उदाहरण हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करें तो डेटा को स्टोर करने, संशोधन करने तथा वर्गीकृत करने में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो MS एक्सेस, ओरेकल, लिब्रे ऑफिस बेस, SQL सर्वर इत्यादि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ये उदाहरण है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि का निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट करने में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें पेंटशॉप प्रो, एडोब फोटोशॉप इत्यादि जो इसके उदाहरण हैं।
कैड सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन बनाने, नक्शों के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल डिजाइन बनाने, संशोधन तथा प्रक्रिया समझने में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो ऑटोकैड, ऑटोडेस्क आदि जो इसके उदाहरण हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने में प्रयोग किया जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है यूजर के किसी विशेष कार्य को करने में प्रयोग किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकएंड में चलने के कारण यूजर इंटरेक्शन असंभव होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड में चलने के कारण यूजर इंटरेक्शन संभव है। स्वतंत्र रूप से जो है रन करने में सक्षम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से रन करने में अक्षम है, यानी कि स्वतंत्र रूप से रन नहीं कर सकता। सक्षम होने के हेतु जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, ड्राइवर आदि के उदाहरण हैं इसके। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आदि आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज, एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मेंटेनेंस करने, अशुद्धियों को दूर करने, सुरक्षा कार्यों को बढ़ाने, कार्यक्षमता में वृद्धि करने इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। लाभ की बात करें तो कंप्यूटर की इफिशियंसी को बढ़ाना, विशेष कार्य और फीचर्स को जोड़ना, स्क्रीन सेवर जैसे सेटिंग्स को कस्टमाइज करना इत्यादि से लाभ हैं। वायरस, स्पाईवेयर, मेलवेयर से बचाना, मेमोरी मैनेज करना, पासवर्ड मुहैया कराना आदि भी इसके लाभ हैं, ठीक है। प्रकार की बात करते हैं तो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी इसके अंतर्गत 2 आता है, फाइल मैनेजर, डेटा फाइल कंप्रेसर। सिक्योरिटी प्रोग्राम्स यानी कि एंटीवायरल यूटिलिटी। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी के अंतर्गत 3 टाइप के आते हैं, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फ्रेगमेंटेशन और डिस्क क्लीनर। तीसरा आता है बैकअप एंड रिकवरी यूटिलिटी। तो 3 टाइप्स के होते हैं। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी की बात करें तो उसमें डेटा फाइल कंप्रेशन, डेटा अथवा फाइल कंप्रेशन की बात करते हैं तो फाइल के आकार को छोटा करने में प्रयुक्त, जिससे मेमोरी में कम जगह ले तथा नेटवर्क पर स्थानांतरित होने से कम समय ले, ठीक है। जेपीईजी, MP3 और MPEG आदि इसके उदाहरण हैं। एंटीवायरस यूटिलिटी, जिसमें सिस्टम में कुछ खराबी उत्पन्न होने वाले वायरस को निष्क्रिय करने है जो प्रयुक्त सॉफ्टवेयर यूटिलिटी होता है। फाइल मैनेजर जो होता है फाइल का नाम, साइज, टाइप, डेट एंड टाइम आदि प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। फाइल तथा फोल्डर को व्यू, एडिट, प्रिंट, मूव, कॉपी, डिलीट, मॉडिफाई करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी की बात करें तो डिस्क फॉर्मेटिंग, इसके अंतर्गत डिस्क फॉर्मेटिंग में जो है फ्लॉपी हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क की सभी सेक्टर्स की जांच करना, खराब सेक्टर की पहचान करना और एड्रेस टेबल तैयार करना तथा ओएस के अनुकूल बनाना इत्यादि इसका प्रमुख कार्य होता है। डिस्क क्लीनर की बात करते हैं तो इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियाँ, अनावश्यक प्रोग्राम और डेटा हटाकर उसकी क्षमता में वृद्धि संभव है, ठीक है। इसके बाद डिस्क फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसके द्वारा सभी फाइलों को डिस्क पर पुनः व्यवस्थित कर डिस्क की तीव्र गति संभव है। स्टोर किए गए विभिन्न फाइलों के बीच स्थित खाली स्थान को व्यवस्थित कर मेमोरी प्रबंधन को बेहतर बनाने में सक्षम होता है। बैकअप एंड रिकवरी यूटिलिटी की बात करते हैं तो मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डेटा के नष्ट होने के डर अथवा भय से बचने हेतु इसे अन्य डिस्क पर स्टोर करना बैकअप एंड रिकवरी यूटिलिटी द्वारा संभव है। सॉफ्टवेयर पैकेज की बात करते हैं तो इसमें परिभाषा की बात करें तो किसी विशेष उद्देश्य से बनाए गए अन्य सॉफ्टवेयर का समूह होता है। अन्य नाम इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सॉफ्टवेयर स्वीट, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। उपयोग एवं उदाहरण की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कार्यालय प्रयोग में निर्मित MS ऑफिस पैकेज जो होता है इसका उदाहरण है। अन्य सॉफ्टवेयर में आता है ग्रुपवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसे व्यक्तियों की सुविधानुसार सामान्य उद्देश्य हेतु जो है विकसित किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो ऑनलाइन चैट है, ईमेल है, वॉइस मेल है, न्यूज़ ग्रुप है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। रिटेल सॉफ्टवेयर में बात करें तो जो बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध हों एवं उचित मूल्य चुकाकर प्रयोग हेतु निर्मित हों, ठीक है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें तो बिना शुल्क चुकाए एक निश्चित समय हेतु जो है प्रयोग किया जाता है। ट्रायल पीरियड की समाप्ति के बाद जो है इसका प्रयोग हेतु शुल्क की ज़रूरत होती है। इंटरनेट पर यह मुफ्त उपलब्ध है। फ्रीवेयर की बात करें तो जो बिना शुल्क चुकाए व्यक्तिगत प्रयोग हेतु उपलब्ध हो, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है। इसका संपूर्ण अधिकार कॉपीराइट निर्माता के पास ही उपलब्ध होता है। सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार यूजर के पास न होकर केवल निर्माता के पास होता है। बिक्री हेतु अनुपलब्ध है। फर्मवेयर जो होता है सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का मिश्रित रूप होता है। हार्डवेयर की बचत कर उसी की जगह प्रयुक्त होता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में निर्माण के समय जो है स्टोर होता है। रोम में लिखित सॉफ्टवेयर इसका उदाहरण है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस और इंस्टॉल या अनइंस्टॉल प्रोग्राम की बात करें तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होता है एक कानूनी दस्तावेज जो कुछ शर्तों के अधीन
बिना शर्त के सॉफ्टवेयर के प्रयोग या वितरण का कानूनी अधिकार प्रदान करे उसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहते हैं। कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना सॉफ्टवेयर का प्रयोग, वितरण, परिवर्तन करने को सॉफ्टवेयर पायरेसी का नामकरण किया गया। इंस्टॉल की बात करें तो किसी सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना ताकि प्रयोग हेतु तैयार हो, ठीक है। अनइंस्टॉल की बात में सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से हटाना अनइंस्टॉल कहलाता है। सॉफ्टवेयर से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, तो बग एवं डीबग क्या होता है, तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में उपस्थित त्रुटि को बग और उसे ढूंढने और सुधार करने की प्रक्रिया को डीबग कहा जाता है। बग एवं डीबग हेतु निर्मित सॉफ्टवेयर को डीबगर का नामकरण दिया गया। प्रोग्राम में दो प्रकार की गलतियाँ होती हैं, एक होती है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जो होता है, प्रोग्रामिंग व्याकरण की गलतियों को सिंटैक्स एरर कहते हैं। और लॉजिकल गलती यानी कि लॉजिक एरर्स होता है, प्रोग्राम में क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली गलतियों को लॉजिक एरर के नाम से इंगित किया जाता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो पार्ट सेकंड जिसका हम लोग ने डिस्कशन किया। पार्ट सेकंड ये था 68 पेज तक, ठीक है। अब इसके आगे का पेज हम देखेंगे, यानी कि 70 पेज से लगभग 100 पेज तक पार्ट थर्ड में देखेंगे। इसके बाद पार्ट 4 इसका लास्ट होगा, जिसमें हम 100 पेज से लेकर 120 पेज तक यानी लास्ट पेज तक देखेंगे, ठीक है। अब आगे के पार्ट 3 में बूटिंग से संबंधित तो उससे संबंधित चीज़ों को जानेंगे। तो आज का वीडियो में पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।